सो हेलो इंडिपेंडेंस, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड पिछले लेक्चर में हमने बात किया था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए कैसे काम करता है हमारा अर्थ पे ग्रेविटी। एंड सेकंड पॉइंट, इसी लेक्चर में हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करने वाले रहेंगे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। उससे समझ लेना, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। शुरू करते हैं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर मैं दूंगा तो आपको और क्लियर मिलेगा कि बेसिकली टॉपिक किस चीज पे है, इस रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स वर्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट क्वेश्चन मार्क और इट विल चेंज विद टाइम। आपको क्या लगता है, जरा सोचना कि आपने पत्थर ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको लगता है कि उसका स्पीड सेम रहेगा जब तक ऊपर जा रहा है, या फिर वो चेंज होगा? और अगर चेंज होगा टाइम से तो कैसे होगा? या फिर कांस्टेंट, मतलब वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे, ये तो इंक्लाइन हो गया ना। पत्थर आपने वर्टिकली या नहीं ऐसे फेंका, पत्थर आपने जब ऐसे फेंका 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाते रहेगा या फिर उसका स्पीड चेंज होगा? एंड नेक्स्ट है कि हाँ, और इट विल चेंज विद टाइम। तो अच्छे सोचो, क्या लगता है आपको? तो देखो यार, इसका जो आंसर है, तो ये जो कांस्टेंट, तो ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। इट विल चेंज, तो ये यस, इट विल चेंज, जो स्पीड है वो चेंज होगा। अब बता दो कैसे। मान लो आपको जो आपने पत्थर हो गया, पत्थर को तो बॉल बन गया है, पत्थर ऐसे ऐसे कर लिया, पत्थर हो गया। अब आपने इसको ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये ऊपर जाएगा, जैसे से ऊपर जाएगा उसका जो स्पीड है वो कम होगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड एक पॉइंट आएगा कि पत्थर वहां पे जाके रुक जाएगा, उसका जो वेलोसिटी वो आपका 0 हो जाएगा। एंड ऊपर जाके जब ये जैसे से ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे पत्थर ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे हैं, एंड यहाँ पे आके जब रुक जाएगा फिर धड़ाम से नीचे आ जाएगा, डम 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 नीचे आ गया। तो वो जो वेलोसिटी है जब ऊपर जाएगा तो चेंज होगा, पहले 15 20 होगा, फिर 15 होगा, फिर 10 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर व्हाई डज स्टोन फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि आपने पत्थर ऊपर फेंक दिया, लेकिन एक लेवल पे पहुंच के पत्थर जो है वो रुक क्यों जाता है? ऐसा क्यों नहीं कि बस जा रहा, ऊपर ही जा रहा, ऊपर ही जा रहा, ऊपर ही जा रहा, स्पेस में क्यों नहीं पहुंच जाता, बस एक लेवल पे जाके रुक क्यों जाता है एंड फिर नीचे क्यों आ जाता है? तो इसका जो मेन रीजन है वो है आपका, भाई यार देखो ये भी ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर। इसका जो मेन रीजन है वो आपका ग्रेविटी का है। बता दो कैसे। ये आपको पता है कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो अपनी तरफ नीचे खींचता है। तो जब ये पत्थर ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो अर्थ जो आपका ये ग्रेविटी है उसको नीचे खींचेगा। यहां से ऊपर जा रहा है बट यहां से उसको फोर्स नीचे खींच रहा है। तो एक टाइम आएगा जब इसका स्पीड कम होगा, एंड इतना कम हो जाएगा कि इसका ये डोमिनेट करेगा, जो फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वो डोमिनेट करेगा। एज ए रिजल्ट जो पत्थर है वो नीचे आ जाएगा। यही कारण है कि एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो नीचे आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज इट मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन? कितना ऊपर जाएगा, कितना हाइट पे जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी। किस पे? इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपने जब उसको फेंका ऊपर तो कितने स्पीड से आपने उसको, वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको मैं आपको फील कराता हूं कैसे। तो देखो कुछ ऐसे, आपने एक बॉल, मान लो बॉल, हाँ बॉल, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जितने स्पीड से आपने फेंका ऊपर वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। मान लो कि आपने 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो मान लो कि आपका पहुंचा, आपका मतलब ऐसे ऐसे जो बॉल ऐसे पहुंचा आपका कुछ 125 मीटर ऊपर पहुंचा, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड से आप फेंकोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब दूसरी जगह पे दूसरा केस आता है कि आपने जो बॉल है उसको आपने ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसका आधे स्पीड से। तो भाई बट ऑब्वियस वो जो बॉल आपका जो डिस्टेंस है थोड़ा कम कवर करेगा, यानी कि मान लो ये कुछ 75 से 80 मीटर कवर करेगा।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, वो डिपेंड करता है आपका इनिशियल वेलोसिटी से। जितने ज्यादा स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ऊपर, उतना ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। ये सुना ना, एकदम जोर से कूदोगे तो ज्यादा ऊपर जाओगे। वो आपका जो हम जो बच्चे थे, ऐसे तो बच्चे भी जो रहते हैं, वो पता है आपने जो, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे हम कूदते हैं तो एकदम जंपिंग कुछ तो रहता है, वो याद क्लिक नहीं हो रहा है वो। उसमें जब जंप करते हैं, जितना जोर से जंप करोगे उतना ज्यादा ऊपर उड़ते हैं, मतलब कूदते हैं उस टाइप का। मतलब समझ में आ रहा है, फील करो, मैं आपको फील कराने की कोशिश करूँ तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड होता है वेलोसिटी एंड आपका ग्रेविटेशन, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर ये सब डिपेंड रहता है। एंड नहीं देखो आपका है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, यही आपका आ जाता है। अब बात करते हैं इसका, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा है, जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट अपनी तरफ, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी आपको कंफ्यूजन होगी भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा क्लास 11th में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न फॉलो करोगे जेईई नीट के लिए, तो उसमें आपका रोटेशनल मोशन चैप्टर है, उसके अंदर आपको सेंटर ऑफ मास बताया जाता है रोटेशनल मोशन के अंदर। एंड महाराष्ट्र बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स में वो कॉन्सेप्ट बताया जाता है सेंटर ऑफ मास का। तो बेसिकली जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर में रहता है, तो इसलिए जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को जब खींचता है तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ रहता है। देखो कुछ ऐसे, मान लो सेंटर ऑफ मास बेसिकली ये होता है, सेंटर ऑफ मास हम उसे ऐसे कहते हैं COM। बेसिकली ऐसा होता है जहां पे पूरा जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। एग्जांपल अगर आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो उसका सेंटर ऑफ मास ये रहेगा। अगर ये आपका सर्कल है तो सेंटर ऑफ मास ये होगा। इसी टाइप का आपको अर्थ भी स्फेरिकल टाइप का है, तो जो पूरा आता है आपका इस तरीके से, आपका सेंटर ऑफ मास सेंटर की तरफ आता है। और कुछ आप मान लो, और आप कुछ मानो जो डिस्क होता है वो आपको आगे पता चलेगा जब आप 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, उसमें डिस्क भी होता है, तो वही सेंटर ऑफ मास होता है जो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट करता है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यही आपका बस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें ज्यादा कुछ और डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस नेक्स्ट एक और चीज क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वो ये है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपका वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। ये बात को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज, फिर अंडरलाइन हो जाएगा तो ऑप्शन में रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बाकी फोर्स के कंपैरिजन में वीकर है। ये आपका पूरा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब हम आगे बात करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रहेगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज अर्थ एक्सेलरेशन मोशन। चलो चलो चलो, रफ करो 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 रफ करो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक सेकंड, माइक चालू है कि नहीं यार? हाँ, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो मेन गेम आता है वो आपका एक्सेलरेशन के ऊपर आता है कि क्या होता है। तो सिंपल से देखो, बात ऐसा है कि जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, यानी कि जो न्यूटन जी है हमारे, न्यूटन दादा, उनका जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है आपको? बेसिकली होता है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो रिजल्ट करता है एक्सेलरेशन पे, यानी कि force applied on object results into acceleration। अब एक्सेलरेशन यानी कि ना आपका वो चेंज रहता है, स्पीड बढ़ते जाता है। आपने मतलब ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो मूव करेगा, मूव करे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो बढ़ता है, आपके किस स्पीड से किस स्पीड से वो क्लिक हुआ। आपका फुटबॉल का एग्जांपल, फुटबॉल आपका है बेसिकली वो आपका रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब ग्राउंड पे बस पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है। जब उसको जब किक करोगे, उसको जब आप किक करोगे तो जिस स्पीड से जाता है वो एक्सेलरेट हो जाएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेट हो गया, बॉडी मूव कर गया। बॉडी यानी कि आपकी 11th 12th के एग्जाम से बता रहा हूँ, बॉडी मूव कर गया, तो ये आपका एक्सेलरेशन होता है। ये है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ, हमारे पृथ्वी जो लगाता है ऑब्जेक्ट पे,
वो रिजल्ट करता है एक्सलरेशन। यानी कि देखो आपको मैं अभी क्या बताया, मैं आपको बताया कि जो फोर्स है, आपने जब फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे तो मूव कर देगा, तो एक्सेलरेट हो जाएगा। सिमिलरली जब अर्थ, यानी जो हमारा जो अर्थ है, वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो जब अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया आपके ऊपर, उसको जब अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा, तो ऑब्जेक्ट ना मूव करेगा, एक्सलरेट करेगा, एंड इसी को कहते हैं हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको आ सकता है डिफाइन करने के लिए। और दूसरी बात ये कि जो आपको जो एक्सलरेशन है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें आपको बस डिफाइन करना है कि होता क्या है। अब इसमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको हम जी से डिनोट करते हैं, एंड इसका ना वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इनिशियली जब 11th में था, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, तो हमें वहां पे अज्यूम करवाया जाता है कि उसका वैल्यू आप मान के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से मान के चलो। सो यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा किसका, जो ये आपको जो मैं वैल्यू बताया हूं, ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो आया कैसे। तो इसके ऊपर हम बात करें आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो मेक श्योर टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर। उसमें आपको फील आ जाएगा। देखो अपने को जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे आया, अपना मैंने कि अपने को बस ये याद करना कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके आगे आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, कैसे आया, इसका डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आता। बट फिर वही बात कि छोटू सा इजी सा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको फील हो जाए। मेन मोटो ये है कि आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड रेडी कर दूं, आपको मैं कंटेंट बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट है। आपको फिर गिर रहा है यार, अभी गिरा, फिर हाथ से क्या हो गया, फिसल रहा है, लगता है ग्रेविटी मेरे कमजोर, मेरे हाथ में ग्रेविटी गिर ही गया नीचे यार। हाँ, ग्रेविटी लगता है मेरे ऊपर भारी पड़ रही है। बच गया। देखो तुम्हारा ऐसा है कि आपको जो इजी, मेरा मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस ये है कि आपको मैं इतना पढ़ा दूं जिससे कि आपको एग्जाम्स में अच्छा नंबर आ जाए। मैं अगर आप, मेरा मेन फोकस फिर से वही है कि आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने को, साइंस 2 हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स अलग है, असाइनमेंट्स ये सब अलग रहेगा, तो टाइम आपका बहुत लगेगा बाकियों में। तो मैं सोचा कि आपका टाइम आप बच जाए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट एग्जाम, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता के आपको मैं रेडी कर सकूं। और डीप में हम जो ये सब चैप्टर्स हैं वो 11th-12th में पढ़ने वाले हैं। अभी जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके ऊपर 11th-12th में जेई में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डीप में पढ़ाया जाता है 11th-12th के अंदर। और भी जैसे आपका जो रोटेशनल मोशन हो गया, जो आपको मैं समझाया अभी, सेंटर ऑफ मास, वो भी आपको 11th-12th में डीप में बताया जाता है। तो अभी अगर आप ये सोचो कि मैं अभी सब एक्सप्लोर कर दूं, तभी इस टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके आप एक्सप्लोर करने वाले हो। ये सब सिर्फ 4 से 5% है एक्चुअल जो आपका सिलेबस है उसका, जो 11th-12th में आपको रहेगा। ये सब जो आपके जो टॉपिक्स है ना, वो आपको 11th-12th में सिलेबस बनकर दिखेंगे, आपको चैप्टर बनकर दिखेंगे। तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है, डीप का टेंशन मतलब डीप आप 11th-12th में जाओगे। अभी मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड में आपको बता दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, टाइम बच पाए, एंड आपको कंफ्यूजन ना हो कि इतना सारा मैं कैसे पढ़ूं। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताता हूं, दैट्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं खुद उस तरीके से मैं डील करता हूं, बिकॉज मेरे को बाकी चीजें भी करनी रहती हैं, और मुझे क्या हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स है बाकी काम भी रहता है। तो वही मैं सोचा कि आपके लिए सेम रहेगा, आपके लिए असाइनमेंट्स भी, आपके लिए होमवर्क्स भी, आपके लिए टेस्ट भी, सब है। तो इसलिए सिलेक्टेड टॉपिक्स बताएं ताकि आपका काम इजी हो सके। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप बिंदास कमेंट में कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 15 इपॉक्सी पेंटेन।